बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर 7 है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट तरह से डिफाइन किया गया। तकरीबन 200 साल पहले 200 ईयर्स एगो एक वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की गई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए। वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर मिनरल्स वगैरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and inorganic compounds. Organic compounds are obtained from living organisms, and inorganic compounds are obtained from non-living things and from mineral sources. तो ये डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तकरीबन 200 साल पहले की, क्योंकि 200 साल पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियली नहीं बनाया गया था। लेकिन इस डेफिनेशन को यानी वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था फ्रेडरिक वूलर ने। फ्रेडरिक वूलर ने जब उन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया सिंथेसाइज किया था अमोनियम साइनाइड से। अमोनियम साइनाइड से बनाया गया था यूरिया। और फ्रेडरिक वूलर की इस सिंथेसिस के बाद और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया गया था लेबोरेटरी में। और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बात कॉमन थी वो ये थी कि वो ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते थे, यानी कार्बन और हाइड्रोजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते थे उनके। कार्बन एंड हाइड्रोजन वर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या हेलोजन्स वगैरह भी उनके अंदर पाए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर मिकदार उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की होती थी। तो इन सिंथेसिस के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीडिफाइन करना पड़ा, और वो जो न्यू डेफिनेशन थी वो क्या थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री न्यू डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील with the study of compounds, which deal with the study of compounds of carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives. कुछ कार्बन के कंपाउंड्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट्स वगैरह, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ नहीं रखा जाता। ये बाय कन्वेंशन यानी ये रवायती डेफिनेशन है इन कंपाउंड्स की कि इनके अंदर जो फोर्सेस हैं वो ऑर्गेनिक ओरिजिन की नहीं हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो फोर्सेस हैं उनके साथ मैच करती हैं। तो इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं गिना जाता, बल्कि इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रखा जाता है। भले ही इनके अंदर कार्बन है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन फिर भी इनके अंदर इनऑर्गेनिक फोर्स होने की वजह से इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर रखा जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है 7.2 सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ फीचर्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फीचर है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन एक ऐसे एलिमेंट है जिसकी एक खास किस्म की प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी।
कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और दूसरी बात है, कार्बन अपने जैसे एलिमेंट के साथ यानी दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता जाता है, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन। इस कैटिनेशन की वजह से कार्बन डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के कंपाउंड बनाता है। कार्बन स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स भी बनाता है, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स भी बनाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बनाता है, जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन वगैरह। और इसके अलावा डिफरेंट चेन लेंथ, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप के कंपाउंड बनाता है। ये किस वजह से? इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से होता है, और उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे ये मीथेन हो गया, ये इथेन हो गया, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.4 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, जिसकी वजह से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलमोस्ट इन दोनों के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर रहेगा, यानी इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की कोई खींचातानी नहीं है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके अंदर, इस बॉन्ड के अंदर आयोनिक कैरेक्टर भी कम होगा, यानी ये जितने भी बॉन्ड्स हैं ये कोवेलेंट हैं। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर मोस्टली जो बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में, वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन आयोनिक कैरेक्टर के होते हैं। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि हर दूसरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुकाबले में उसके अंदर CH2 ग्रुप ज़्यादा होगा। जैसे ये मीथेन है, इसके बाद इथेन आ गया, इसके बाद प्रोपेन, इसके बाद आता है ब्यूटेन। तो जैसे हम मीथेन से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की तरफ आते हैं, तो हर दूसरे कंपाउंड के अंदर CH2 ग्रुप ज़्यादा होता जाता है, CH2 ग्रुप की एडिशन होती जाती है। तो सिर्फ CH2 ग्रुप ऐड होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, इन सब की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। तो ये इस चीज़ का एक फ़ायदा भी है कि हम एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को अगर पढ़ लें तो बाकी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हम जान सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज, यानी हर सक्सेसिव मेंबर जो है उसके अंदर CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा है। चौथी प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि स्टार्च, जिसका जनरल फार्मूला होता है C6H10O5 होल N, यानी यहाँ पर N जो है वो थाउजेंड्स तक हो सकता है। यानी इसका मतलब है कि स्टार्च एक बहुत बड़ा पॉलीमर है, यानी मैक्रोमॉलिक्यूल है, और ये बहुत कम्प्लेक्स नेचर का होता है। इसी तरह बाकी भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, लिपिड्स वगैरह, ये सारे बहुत कम्प्लेक्स होते हैं और बहुत बड़े बड़े मैक्रोमॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टी आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे C4H10 है ब्यूटेन, तो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, CH3 CH2 CH2 CH3, ब्रांच्ड चेन भी हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को, यानी कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इस चीज़ को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। और ये दो जो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, इनको आइसोमर्स कहा जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी बहुत कम होती है, चूँकि कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। तो इस वजह से जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके रिएक्शन के रेट्स स्लो होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इथीन है, इथीन के अंदर अगर हम हाइड्रोजन की एडिशन करवाएं प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये CH3 और CH3 ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस इधर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो अब इस रिएक्शन में कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं और कुछ बॉन्ड बन रहे हैं, यानी यहाँ पर कार्बन टू कार्बन एक बॉन्ड टूट रहा है और हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड टूट रहा है, जबकि इधर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेंगे। ये वाले बॉन्ड टूटने हैं और ये वाले बॉन्ड बनने हैं। तो कुछ बॉन्ड ने टूटना होता है और कुछ बॉन्ड्स ने बनना होता है। तो ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो इस वजह से जो ओवरऑल ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनका रेट बहुत स्लो होता है। इसके मुकाबले में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या आयोनिक रिएक्शंस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl के दरमियान में और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में जो रिएक्शन है ये बहुत फास्ट होगा, क्योंकि ये दोनों आयोनिक कंपाउंड्स हैं। सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर माइनस का, सेम सिल्वर प्लस नाइट्रेट नेगेटिव। तो ये सोडियम का नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बन जाएगा और सिल्वर का क्लोराइड के साथ। क्योंकि सिल्वर और क्लोराइड की आपस में एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो सिल्वर क्लोराइड सॉलिड बन जाएगा और प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो इस रिएक्शन में कोई बॉन्ड का बनना और टूटना का अमल नहीं हो रहा, जस्ट आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, जबकि ये वाला रिएक्शन स्लो होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट नेचर के होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 है तो हाइड्रोजन की 2.1 है। तो ये बॉन्ड भी नॉन पोलर है, जबकि ये बॉन्ड भी नॉन पोलर है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होंगे, जैसे बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन वगैरह। या इसके अलावा भी बाकी जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉल्यूबल होंगे, जबकि पोलर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी भी सॉल्यूबल नहीं होंगे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी polar compounds are soluble in polar solvent and non-polar compounds are soluble in non-polar solvents। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7.3, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले अगर हम अपने आप पर गौर करें तो हमारे अंदर मौजूद जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, ये सारे जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। तो हमारी ज़िंदगी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही की वजह से है। दूसरे नंबर पर हमारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे फूड, मेडिसिन्स वगैरह, ये भी सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मरहून मिलत हैं। इसके अलावा जो हमारी इस्तेमाल की चीज़ें हो गई, जैसे क्लॉथिंग, पैंट्स, वार्निशेस, प्रिजर्वेटिव्स, डिटर्जेंट्स, टॉयज़ या कॉस्मेटिक्स वगैरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बनती हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मरहून मिलत हैं। तो अगर हम ये कहें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा ओढ़ना बिछोना है तो ये गलत नहीं होगा।
ये वाली जो डेफिनेशंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तब तक मानी जाती थी जब तक कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में नहीं सिंथेसाइज किया गया था। इसके बाद जब फ्रेडरिक वूलर ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूरिया को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अमोनियम साइनाइड से, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसके बाद फ्रेडरिक की इस सिंथेसिस के बाद भी और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाने लगा। तो फ्रेडरिक वूलर की इस सिंथेसिस के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को रिवाइज किया गया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो न्यू डेफिनेशन है वो कुछ ये थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मोस्ट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो कार्बन और हाइड्रोजन थे। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजन वगैरह के एलिमेंट्स भी थोड़ी मिकदार में पाए जाते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। और कुछ कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन मौजूद था, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स वगैरह, इनको कन्वेंशनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रखा गया क्योंकि इनके अंदर इनऑर्गेनिक फोर्सेस पाई जाती हैं। फिर इसके बाद हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहला जो फीचर है वो पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन है। तो कार्बन का एक पेक्यूलियर बिहेवियर है। पेक्यूलियर बिहेवियर का मतलब होता है कि बाकी एलिमेंट्स से हट कर, यानी एबनॉर्मल बिहेवियर या एनोमेलस बिहेवियर। तो कार्बन की प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। तो कार्बन अपने जैसे एलिमेंट्स के साथ लिंक करके लॉन्ग चेन्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी की वजह से मिलियंस बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसके बाद हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो थी नॉन आयोनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत कम है, यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो तकरीबन बनता है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बनता है 0.3, जो कि बहुत कम है। इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स की पोलैरिटी बहुत कम है और इसकी वजह से ये बॉन्ड कोवेलेंट नेचर को होता है। तो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ना कि आयोनिक। थर्ड प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि हर जो दूसरा मेंबर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसके अंदर CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। इस होमोलोगस सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, तो इस वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर सिमिलैरिटी ऑफ बिहेवियर पाया जाता है। चौथी प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कम्प्लेक्स होते हैं। जैसे स्टार्च का जनरल फार्मूला होता है C6H10O5 होल N, और यहाँ पर N कोई नंबर है जो कि सेवरल थाउजेंड्स तक हो सकता है। तो मतलब ये जो स्टार्च है ये एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ पर एक ब्यूटेन है, ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन हैं। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, तो इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर चूँकि कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है और कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो रिएक्शन होते हैं वो मोस्टली स्लो होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो रिएक्शन होते हैं उनके अंदर कोई बॉन्ड टूटते हैं और कोई बनते हैं, तो बॉन्ड टूटने और बनने का अमल स्लो होता है। आयोनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में कोवेलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शंस स्लो होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं चूँकि इनके दरमियान बॉन्ड है नॉन पोलर। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग
जो पोलर सब्सटेंसेस हैं वो पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेंजीन साइक्लोहेक्सेन जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारे अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स वगैरह ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हमारे खाने पीने की चीज़ें जैसे हमारी खुराक और मेडिसिन ये भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और हमारी डेली यूज़ की चीज़ें जैसे हमारे कपड़े, पैंट्स, वार्निशेस, प्रिजर्वेटिव्स, डिटर्जेंट्स, टॉयज़, कॉस्मेटिक्स ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मरहूने मिन्नत है। तो ये जो 3 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो किस किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया और क्यों रिजेक्ट किया। तो उसमें आपने फ्रेडरिक वूलर का बताना है कि फ्रेडरिक वूलर ने यूरिया को सिंथेसाइज किया था अमोनियम साइनाइड से, जिसकी वजह से वो थ्योरी रिजेक्ट हो गई। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था जिसको फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था। तो वो यूरिया था जिसको अमोनियम साइनाइड से सिंथेसाइज किया गया था। Describe the importance of Wooler's work in the development of organic chemistry। तो ये वूलर का वर्क आपने बताना है कि किस तरह अमोनियम साइनाइड को हीट करने से यूरिया सिंथेसाइज किया गया था। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ सकती है। नेक्स्ट जो टॉपिक था इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके अंदर कैटिनेशन वाला जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है। और ये वाला जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 टॉपिक्स लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन आया है वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में और वूलर के वर्क की इम्पोर्टेंस बतानी है आपने। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें आपने वो जितने भी हमने 7 फीचर्स पढ़े जिसके अंदर कैटिनेशन था, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन था, कैटिनेशन जिसके अंदर आ जाता है, और जितने भी 7 फीचर्स हैं उनमें से आपने कोई से भी 4 बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, गिव एनी 3 फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, आपने पहले डिफाइन करना है और फिर कोई से भी 3 फीचर्स बताने हैं। बस ये वाला जो टॉपिक है फीचर्स वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हुआ है कई दफ़ा पास्ट पेपर्स में।